हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी और हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 7 चल रहा है वो आज खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। तो देखिए वन कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, जहाँ सिर्फ पेड़ पेड़ ही आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं, उन्हें हम वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन स्थानों के पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। तो ऑब्वियसली देखिए जहाँ पर पेड़ ज़्यादा है वो वन हो गया फॉरेस्ट, जहाँ पर घास ज़्यादा है वो घास स्थल हो गए। पृथ्वी की सतह का लगभग एक चौथाई हिस्सा घास स्थल है। अब देखिए जो पृथ्वी है उसका 1/4 क्या है, घास स्थल है, मतलब आपको घास मिलेगी ज़्यादातर। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ जो पौधे होते हैं वो डिपेंड करते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है और यहाँ की मिट्टी कैसी है। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। तो देखिए जलवायु के आधार पर ही वनस्पति चेंज होती जाती है। जैसे जहाँ गर्मी होगी वहां पर बारिश होगी, वहां ज्यादा वनस्पति मिलती है। उसके बाद क्या होता है, जहाँ पर ठंड होगी और बारिश कम होगी वहां पे कम मिलेगी। तो हम जो विश्व के घास स्थल है उनको दो भागों में बांटते हैं, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय क्या है, थोड़ा गर्म क्षेत्र होगा, और शीतोष्ण जो प्रदेश के घास स्थल है वो थोड़ा सा इतना गर्म क्षेत्र नहीं होगा। अब देखिए प्रेरीज, प्रेरीज क्या है पहले देखते हैं, एक मिनट क्लियर हो जाए। प्रेरीज शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की शब्द प्रिएटा से हुई है जिसका अर्थ स्वादल है। ओके, प्रेरीज क्या होता है, देखिए उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरीज कहते हैं। तो प्रेरीज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और कौन सा घास स्थल है, शीतोष्ण, ये याद रखिएगा। उष्ण नहीं है, शीतोष्ण घास स्थल है। पहले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। तो शीतोष्ण क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज। अब देखिए नोट करने वाला क्या होता है, नोट करने वाला यहाँ से है कि विश्व में दो घास स्थल है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल, और प्रेरीज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। ये आपके नोट करने वाली चीजें होंगी इसमें। ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश है। तो ये क्षेत्र कैसे होते हैं, समतल होते हैं, जैसे आप एक क्षेत्र में देख सकते हैं बगल में। मंद ढाल होती है, मतलब इनकी ढाल जो है कम होती है। पहाड़ियों वाले प्रदेश होते हैं जहाँ पेड़ कम और घास अधिक होती है। तो देखिए इधर क्या है, पेड़ नहीं है, घास ज्यादा है। वास्तव में ये घास का विशाल क्षेत्र है, मतलब घास स्थल का मतलब ही क्या हो, जब बहुत ज्यादा घास होगी तो घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित है। तो जो प्रेरीज है फ्रेंड्स, वहां पर क्या है, पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, वो वृक्ष रहित क्षेत्र है। परंतु निचले मैदानों के निकट नदी तटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। लेकिन क्या है, जो हमारे मैदानों के निकट जो नदी घाटियां हैं, नदी घाटियों के साथ क्या है, पानी होगा तो देखिए पानी के साथ क्या है, फॉरेस्ट भी होगा, तो कहीं कहीं वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्यों की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है, मतलब इतनी घास है कि घास का सागर है। प्रेरीज पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। तो प्रेरीज किसके बीच में है, पश्चिम में है रॉकी और पूर्व में है ग्रेट लेक्स। उत्तरी अमेरिका का मानचित्र अभी देखेंगे हम। प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों तक फैला हुआ है। अब देखिए कनाडा में भी है। अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां और कनाडा के प्रेरीज का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। तो देखिए ये इस क्षेत्र में कौन कौन सी, मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियां, और जो कनाडा में है सास्केचुआन नदी, उसकी सहायक नदियों में ये क्षेत्र आता है, घास स्थल। अब देखिए ये चित्र देखिए, तो आप देख सकते हैं ऊपर से हम पूरी चीजें देखेंगे। देखिए ब्यूफोर्ट सागर है, बफिन खाड़ी है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। आप बना लीजिए एक मैप, उसमें लिखिए। आर्कटिक वृत्त आप देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद देखिए प्रेरीज आप देख रहे हैं, बीच में है प्रेरीज। ठीक है, 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं जो अमेरिका है, तो पहले आप देखिए कनाडा है, उसमें ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, पीस रिवर है, अथाबॉस्कल झील है, सास्केचुआन नदी है, और यही इसी नदी के क्षेत्र में आता है। ठीक है, विनिपेग झील है, सुपीरियर झील और हुरन झील। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील वगैरह आ रही है, सॉल्ट लेक सिटी और रॉकी पर्वत है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बीच में प्रेरीज आपको दिख रहा होगा, फिर मैक्सिको है देश, उसके बाद देखिए जो छोटे देश हैं, एल सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। और देखिए कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक सागर
और यहाँ पर है बिस्केक की खाड़ी और लैब्राडोर सागर। ये सब जो है हडसन की खाड़ी, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। प्रेरीज के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था का निवास स्थान रहे हैं। यहाँ पर क्या थे, जो अमेरिका के जो मूल निवासी थे, जो पहले रहने वाले लोग थे, वो रेड इंडियंस कहते थे, वो यहाँ रहते थे। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरीज अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री और पौनी के भी निवास स्थल रहे हैं। यहाँ पे कई जनजातियां थी पहले। अब देखिए चिनूक। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है। चिनूक क्या है, गर्म पवन है, गर्म है ये, और ये शीत ऋतु में ठंडी में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, बर्फ रहती है, तो देखिए बर्फ रहती है, तो चिनूक जब पवन बहती है जो गर्म है, तो वो क्या करती है, बर्फ को पिघला देती है और पशुओं के लिए जो चारागाह है वो उपलब्ध हो जाते हैं। अब देखिए जलवायु। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यह चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। तो देखिए ये क्या है, प्रेरीज जो है वो महाद्वीप के बीच में है, ठीक है, जिसके कारण यह चरम तापमान वाली जलवायु होती है, महाद्वीपीय जलवायु। शीत ऋतु में प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुस्थिति में यह चिनूक नामक स्थानीय पवन बहती है। तो क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिरता है तो यह बर्फ़ की मोटी परत बन जाती है, लेकिन जो चिनूक चलती है पवन, तो उसके कारण क्या है, ये बर्फ़ हट जाती है। अगर पूछा जाए कि चिनूक स्थानीय पवन कहाँ की है, तो आप याद रखिएगा, है ना, यूएसए और कनाडा में बहती है। तो जब ये बहती है तो इसके कारण जो है चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर वर्षा कैसी होती है, यहाँ पे वर्षा सामान्य होती है जो घास के विकास के लिए सही होती है। तो देखिए उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति के कारण यह चिनूक नामक स्थानीय पवन बहती है। इसके बाद देखेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात। प्रेरी समानता पेड़ विहीन होते हैं, यहाँ जल उपलब्ध होता है, वहाँ शरपत, विलो, आल्डर या पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। तो देखिए प्रेरीज में वैसे तो पेड़ नहीं है, घास घास है, लेकिन क्या है, जहाँ जल होता है वहाँ पे कुछ पेड़ भी उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर देखिए अगर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है तो वो प्रदेश जो है कृषि के लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि उस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास और अल्फा अल्फा है। तो देखिए मेन फसल यहाँ की क्या है, मक्का। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम या अनिश्चित होती है, वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी और नुकीली होती है। अगर देखिए वर्षा कम होगी तो घास छोटी और नुकीली होगी। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। अपने घोड़े के साथ काउबॉय एक चित्र दिया हुआ है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो देखिए घास होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सोचिए कि क्या होंगे, मवेशी होंगे, है ना। यहाँ पर डेयरीज भी अच्छे से हो सकता है ना, डेयरी उत्पादन। देखिए विशाल मवेशी फार्म को रेंज कहते हैं, जहाँ पर विशाल मवेशी जो होते हैं, मतलब मवेशियों को रखने के लिए विशाल फार्म होते हैं, उनको रेंज कहते हैं। उनकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। तो जो उनकी देखभाल करता है उसको अमेरिका में कहते हैं काउबॉय। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। तो देख सकते हैं बाइसन कितना खतरनाक लग रहा है, तो ये क्या है, अमेरिकी भैंस, ठीक है, इस प्रदेश का यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये लगभग लुप्त होने जा रहे हैं। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव है खरगोश, काईगोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता। अब देखिए कंबाइन संयंत्र, एक मशीन जो बुआई, जुताई, थ्रेशर तीनों का कार्य कर सकती है, उसको कंबाइन बोलते हैं। अब देखिए लोग, इस प्रदेश के लोग काफी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। तो देखिए क्या है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी परिश्रमी होते हैं, मतलब काफ़ी काम करने वाले होते हैं। तो उन्होंने अपनी जो उनकी विपुल प्राकृतिक संसाधन है इसका उपयोग करना और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीख लिया है, मतलब टेक्नोलॉजी का इन्होंने विकास कर लिया है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, वो इसी क्षेत्र में है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका में
उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन देश बन गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ का जो खेत होते हैं वो काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं और वहाँ पे काफ़ी मशीनों से खेती की जाती है। तो उसके कारण क्या है, यहाँ काफ़ी अनाज पैदा होता है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। तो जो गेहूं होता है वो यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेरी को क्या कहते हैं, विश्व का धान्यागार। तो उसके बाद देखिए, दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर डेयरी उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्शन। तो देखिए दुग्ध उत्पाद, क्योंकि घास ज़्यादा है तो जानवर ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि उनके लिए चारा उपलब्ध है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। अभी मैंने आपको ग्रेट लेक दिखाया था। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापार स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला और लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। तो ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है क्योंकि यहाँ पे कोयला, लोहा जैसे खनिज भी हैं और जो है यातायात के प्रमुख साधन भी हैं। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कैंसास, डेनवर है। कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर एडमॉन्टन, सेस्काटून, कैलगरी और विनीपेग हैं। तो यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नगर भी हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नामक डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। सॉरी, पहले मैं गलत बोलता। अब वेल्ड वेल्ड कहाँ पर आता है, देखिए, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। अब देखिए, वेल्ड आपसे पूछा कहा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में, तो ऐसे यार देखिए, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डिंग होती है ऐसे करके। तो वेल्ड कहाँ पड़ेंगे, दक्षिण अमेरिका में, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। सॉरी, मुझे गलत बहुत निकल रहा है। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। तो ये देखिए पठार है, ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा साइड में ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है। ऑरेंज रिवर है, किम्बरले, जोहान्सबर्ग, विक्टोरिया, लिम्पोपो रिवर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैंने आपको बताया, याद रखनी है। और ग्रीन वाला जो आपको छेद दिख रहा है वो वेल्ड वहां पर है, घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल है, याद रखिएगा। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है, इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है। तो आप देख सकते हैं कालाहारी इसके इस साइड पे स्थित है पश्चिम में, जिसकी ऊंचाई देखिए, इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से अधिक है। अफ्रीका वेल्ड में घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदी इस प्रदेश को सिंचित करती है। तो यहाँ से कौन सी नदियां बहती है, ऑरेंज और लिम्पोपो। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो चित्र दिए हुए हैं, मतलब जो मैप दिए हुए हैं, वो आप बनाएं। अब देखिए, जलवायु, हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है, नम होती है हिंद महासागर के कारण। शीत ऋतु ठंडी और शुष्क होती है, जबकि जो सर्दियाँ होती है वो ठंडी और शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ जून जुलाई सबसे गर्म होता है, यहाँ पे जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन और गर्म होती है। जो आपको ही पता है ऐसा क्यों होता है कि आपको, मैंने आपको पढ़ा था ना, कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है। तो सूर्य की किरणें पहले जो है नॉर्थ साइड कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, फिर जाके मकर रेखा पे सीधी पड़ती है, इसलिए एक तरफ ठंड एक तरफ सर्दी वाला मौसम होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन और गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए और गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रभावित होने के कारण होता है। तो देखिए, वेल्ड क्षेत्र में जो वर्षा है वो नवंबर से फरवरी के बीच होती है। ऐसा वेल्ड के तटों पर जो गर्म महासागरीय जलधारा प्रभावित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे कैसी वनस्पति जात और प्राणी जात है। यहाँ वनस्पति विरल है, अधिकतम स्थल घास से ढके रहते हैं। यहाँ पर क्या है, वनस्पति कम है और घास ज्यादा है। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल और मरोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता और कुड़ू है। अब देखिए, निवासी वेल्ड पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर क्या ज्यादा होता है, पशुपालन और खनन। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है।
यद्यपि जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ फसल उगाई जा सकती है। देखिए यहाँ की भूमि ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू यहाँ की मुख्य फसल है। अब मैंने आप वहाँ पे भी हमने पढ़ा था मक्का वहाँ की मुख्य फसल थी। तंबाकू, गन्ना, कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है कि घास स्थल कहाँ है, प्रेरीज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। भेड़ पालन यहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय। अब देखिए यहाँ भेड़ ज़्यादा पाई जाती है, भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है और इनसे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मैरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो यहाँ पर क्या है, भेड़ पाली जाती है, ठीक है, जिससे क्या है ऊनी उद्योग यहाँ पर विकसित हो गया है। मैरिनो भेड़ जो है वो एक लोकप्रिय प्रजाति है भेड़ की, तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध उत्पादों का उत्पादन घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए किया जाता है। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। अब देखिए किम्बरले में हीरे की खान आप देख सकते हैं, चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, खनिज भी है। जिन स्थानों पर लोहा और कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गए हैं। अब देखिए वहां पर भी थे, यहाँ पर भी है, ये ध्यान रखिए। सोना और हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो यहाँ क्या है, लोहा और इस्पात मिलता है और सोने और हीरे का खनन भी प्रमुख रूप से होता है। तो देखिए जोहान्सबर्ग को विश्व के स्वर्ण की राजधानी भी कहा जाता है। तो विश्व की स्वर्ण राजधानी कौन है, जोहान्सबर्ग है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। जो हाँ दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले है वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। यहाँ पर क्या है, यातायात की भी सुविकसित व्यवस्था है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी होती है, इसको आप करिएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो नोट कर लीजिए, और अगर आपको कुछ आप नहीं समझ आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।